नमस्कार मित्रों, अभिनव टेक्निकल क्लासेज बस्सी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो मैंने कंटेंट आपको उपलब्ध करवाए 2 या 3 वीडियो में, उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ मैं आपसे एक हार्दिक निवेदन करूंगा कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला है मुझे, उसको जितना ज़्यादा आप आगे लेकर जाओगे उतना ही मेरे लिए भी बहुत बेटर होगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। अपनी जो कड़ी चल रही थी उसी कड़ी को मैं रेगुलर बनाते हुए, कि अभी जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय की जो लगातार एग्ज़ाम चल रही हैं, उन्हीं एग्ज़ामों को मैं कंटिन्यू बनाते हुए आज जैसे कि लगातार बच्चे ये कह रहे थे कि गुरु बीए फाइनल का आपने कंटेंट हमें उपलब्ध नहीं करवाया, फर्स्ट पेपर हमारा हो चुका है, तो प्लीज़ हमें सेकंड पेपर में तो कुछ आप कंटेंट उपलब्ध करवाइए। तो मैं आज जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो मैं बीए फाइनल वाले विद्यार्थियों के भी पेपर लेकर आया हूँ, जिसमें मुझे जो सबसे अच्छे क्वेश्चन लगे हैं भारत के बुक गोल के अंदर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके अंदर से ही आपका पेपर होगा। कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन है बेटर लगे वो प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ आप उन क्वेश्चनों को देखिए। आपका जब भी पेपर है आपको इसमें से पूरा तो नहीं, लेकिन आपको लगभग मैटर आपको इसके अंदर से कवर होगा। जैसे कि मैंने रिसोर्स ज्योग्राफी का पेपर डाला सेकंड ईयर के अंदर, आपने देखा कि पूरा कंटेंट उसके अंदर उपलब्ध था और विद्यार्थियों ने उनको खूब लाइक भी किया, खूब व्यूज़ भी उसके ऊपर आए। तो इसके लिए कि मैं आपको कह रहा हूँ कि इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो आज आपका पेपर लेकर आया हूँ वो बीए पार्ट है, थर्ड ईयर का पेपर है। और बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंदर भारत का भूगोल जो चलता है, आपका जो पेपर है नेक्स्ट, उसके लिए मैं कंटेंट लेकर आया हूँ। देखो, आपको पेपर का पैटर्न पता ही है कि पेपर आपको अटेम्प्ट किस प्रकार से करना है। फर्स्ट पेपर आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपके लिए वो कंपलसरी होगा, और बाकी यूनिट वाइज 3 यूनिट आपकी होती हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट। उन तीनों यूनिटों के अंदर कम से कम आपको 1% अटैम्प्ट करना होगा, और एक जो बाकी क्वेश्चन होता है वो आप किसी को भी आप किसी भी यूनिट के अंदर से या किसी भी सेक्शन के अंदर से एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। इस प्रकार आपको भारत के बुक गोल के अंदर कुल टोटल 5% करने हैं। पहले प्रश्न को अनिवार्य को मिलाते हुए कुल 4% और करने होते हैं। तो 75 नंबर का जो पेपर होता है वो 75 नंबर का पेपर आपका, ये 75 नंबर का पेपर होगा, और 75 नंबर का पेपर होता है वो फर्स्ट पेपर होता है। दोनों पेपर मिलाकर आपके टोटल होते हैं 150 नंबर के। उसमें से जो पहला प्रश्न मुझे लगा कि आज तक आप देखते हो कि सबसे बेटर क्वेश्चन जो माना जाता है वो भारत के भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित करें, कि भारत को भौतिक विभाजन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, कि भारत को भौतिक विभाजन की दृष्टि से फिजिकल डिवाइडेशन के आधार पर भारत को कितने पार्ट बताए गए हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारत को भौतिक विभाजन की दृष्टि से 6 पार्ट बताए गए हैं, कि 6 भागों के अंदर बांटा गया है। कि कौन कौन से भाग होते हैं वो आपके बीच में मैं अगर चर्चा करूँ, जैसे भारत के मानचित्र के ऊपर मैं आपके बीच में चर्चा करता हूँ कि इंडियन मानचित्र को अपन देखते हैं। तो इंडियन मानचित्र में आप देखोगे कि जैसे इस प्रकार से आप भारत का मानचित्र बनाते हैं, और भारत का मानचित्र बनाने के बाद में आप देखोगे कि फर्स्ट स्टार्टिंग के अंदर इसमें जो पहला भाग होता है वो इस प्रकार से होता है। फर्स्ट नंबर का पार्ट है वो इस प्रकार से होता है। तो पहला नंबर का पार्ट अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो फर्स्ट नंबर का जो होता है वो होता है उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, ये पहला जो पार्ट होता है ये भारत का उत्तरी भाग होता है, ये भारत का दक्षिणी भाग होता है, ये भारत का पूर्वी भाग होता है, और ये भारत का पश्चिमी भाग होता है। तो भारत को अगर हम देखते हैं तो 4 दिशाएं होती हैं। इन दिशाओं में से पहला जो विभाजन देखते हैं अपन, भौतिक विभाजन देखते हैं। उन भौतिक विभाजन में आप देखते हो कि उत्तर से पूर्व की तरफ भारत के अंदर एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ये पर्वत श्रृंखला किस प्रकार से पाई जाती है, उसी पर्वत श्रृंखला को अपन इसके अंदर प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये पर्वत श्रृंखला भारत के अंदर किस प्रकार से पाई जाती है। तो पहला जो मैंने वर्गीकरण बताया वो बताया उत्तरी पूर्वी, उत्तर से पूर्व की ओर पर्वतीय प्रदेश। इसी का सेकंड नाम होता है हिमालय पर्वत। किसी को अपन सेकंड नाम दे देते हैं हिमालय पर्वत। तो भारत को भौतिक विभाजन की दृष्टि से पहला भौतिक विभाजन बताया गया है हिमालय पर्वत के बारे में, या उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। सेकंड नंबर के विभाजन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड नंबर का विभाजन इस प्रकार त्रिभुजाकार स्थिति के अंदर आपके यहाँ पर इस प्रकार त्रिभुजाकार स्थिति के अंदर फैला हुआ है, कि जिस प्रकार त्रिभुज होता है उसी प्रकार से यहाँ पर ये सेकंड नंबर का पार्ट फैला हुआ है आपका। ये सेकंड नंबर का पार्ट है जो कि भारत के दक्षिण के अंदर पाया जाता है। इसी सेकंड नंबर के पार्ट को अपन कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार।
प्रायद्वीपीय पठार। ये प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, सेकंड नंबर का पार्ट है। भौतिक विभाजन की दृष्टि से सेकंड नंबर का पार्ट बताया गया है। थर्ड नंबर की पार्ट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड नंबर के पार्ट को अगर आप देखोगे तो ये भारत का थर्ड नंबर का पार्ट है। ये जो हम स्थान देखते हैं ये भारत का तीसरे नंबर का पार्ट है, 3 नंबर का पार्ट। और इस 3 नंबर के पार्ट को अगर मैं नाम देना चाहूँ तो 3 नंबर का पार्ट जो होगा वो होगा तटीय मैदान, तटीय मैदान। इसके अलावा मैं देखूं कि भारत का नेक्स्ट अगर मैं पार्ट देखना चाहूं तो नेक्स्ट पार्ट अगर मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूँगा तो ये देखो, ये भारत का चौथे नंबर का पार्ट होता है। ये चौथे नंबर का पार्ट है, भौतिक विभाजन की दृष्टि से ये चौथे नंबर का पार्ट है। इसको देखो, आप चौथे नंबर के पार्ट को देखते हैं तो इसके अंदर देखो कि चौथे नंबर का जो वर्गीकरण है उसको नाम दिया गया है 4 नंबर पर थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। इसके अलावा अपन देखेंगे 5वें नंबर का पार्ट भारत का कौन सा होता है। तो 5वें नंबर के पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये बीच में जो ये भाग होता है, ये पूरा का पूरा भाग, ये पूरा का पूरा भाग भारत का, ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान वाला भाग है, क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी प्रभावित होती है, यहाँ पर सिंधु अपना मैदान बनाती है, ब्रह्मपुत्र अपना मैदान बनाकर जाती है। तो ये पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र है। और आप एक जनरल सी बात याद रखेंगे कि अगर आप भारत के भौतिक विभाजन को सही तरीके से देखते हैं तो उसी के साथ सारा का सारा इंडियन ज्योग्राफी के कंटेंट उसी के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे मैं कहूँ आपको कि भारत की अधिकांशतः जनसंख्या जो निवास करती है वो ग्रामीण परिवेश में निवास करती है, और भारत की बहुत कम जनसंख्या है ना वो किसके अंदर रहती है, नगरों के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ भारत की लगभग 70% जनसंख्या आज भी गाँव के अंदर रहती है। वैसे 68 पॉइंट कुछ है, और 31 पॉइंट कुछ जनसंख्या है ना वो किसके अंदर रहती है, नगरों के अंदर। और गाँव के लोगों का मुख्य व्यवसाय की अगर बात करूँ तो गाँव के लोगों का मुख्य व्यवसाय होता है कृषि कार्य करना या पशुपालन करना। तो कृषि कार्य और पशुपालन कहाँ पर अधिक होगा, जहाँ पर मैदानी भाग होगा, जहाँ पर कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा मौजूद होगी, समतल भूभाग होगा, वहाँ पर मानव बसाव अधिक पाया जाएगा। आप देखोगे कि भारत की अधिकांश जनसंख्या भी यहीं पर निवास करती है, और ये भारत का 5वें नंबर का पार्ट होता है। ये 5वें नंबर का पार्ट है। 5वें नंबर को अगर मैं नाम देना चाहूँगा तो 5वें नंबर का नाम अगर मैं दूँ आपके बीच में तो 5 नंबर का जो पार्ट होता है वो 5 नंबर का पार्ट होता है सतलज, सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये भारत का 5वें नंबर का भौतिक विभाजन होता है। और नेक्स्ट जो 6 नंबर का जो भाग बचता है, 6 नंबर के भाग की अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर देखो 6 नंबर के भाग के अंदर मैं बात करूं तो भारत के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप समूह भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से द्वीप समूह भी भारत के अंदर यहाँ पर भी द्वीप पाए जाते हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, दमन द्वीप है, नागर हवेलियाँ हैं, ये भारत के अंदर पाए जाते हैं। तो ये भारत का 6 नंबर का पार्ट होता है। तो भौतिक विभाजन की दृष्टि से मैं अगर बात करूँ तो 6 नंबर का जो पार्ट होता है वो 6 नंबर का पार्ट होता है आपका। 6 नंबर का जो पार्ट होगा उसे अपन नाम देंगे द्वीपीय मैदान, द्वीपीय मैदान। इस प्रकार भारत को भौतिक विभाजन की दृष्टि से प्रश्न ने ये पूछा है कि भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित करें, कि भारत के प्रमुख भौतिक विभाजन कौन कौन से होते हैं। तो आपको पहले तो ये बताना है कि भारत को भौतिक विभाजन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। फिर देखो आपसे प्रॉपर तरीके से वो एक का नाम ये भी कह सकता है कि भारत को भौतिक विभाजन विभागों में विभाजित करते हुए किसी एक का सचित्र वर्णन कीजिए या सविस्तार वर्णन कीजिए, या प्रॉपर नाम देकर भी पूछ सकता है। और नाम देकर पूछता है ना तो सबसे अच्छा जो प्रश्न बनता है ना वो हिमालय पर्वत के ऊपर बनता है, कि भारत में हिमालय पर्वत किस प्रकार से पाया जाता है, क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति को बहुत अधिक मात्रा में हिमालय पर्वत प्रभावित करता है। तो हिमालय पर्वत की क्या स्थिति पाई जाती है, महान ट्रांस हिमालय कहाँ पर पाया जाता है, महान हिमालय कहाँ पर पाया जाता है, मध्य हिमालय कहाँ पर है, शिवालिक हिमालय कहाँ पर है, कौन कौन से राज्यों को स्पर्श कर रहा है, कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, ये सब विशेषताएं आपको पढ़नी है, एक बार देखना है। मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और श्योर मानकर चलना है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर। तो ये पहला प्रश्न था आपका कि भारत को भौतिक विभाजन की दृष्टि से विभाजित करते हुए किसका वर्णन करना है, हिमालय पर्वत का, तो पढ़ना है। इसके अलावा सेकंड नंबर का ये प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। आप कहोगे सर इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि पठार जितने भी है ना, पठारों के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में संसाधन पाए जाते हैं, तो संसाधनों का भंडार है यहाँ पर। और आप जानते हो कि आज का युग है ना वो औद्योगिक क्रांति का युग है, औद्योगिक युग है।
तो इसके अंदर पठारों का भी इंपॉर्टेंस होता है। तो दो कम से कम एक हिमालय पर्वत तो पढ़ना ही है, साथ साथ आपको प्रायद्वीपीय पठार के बारे में भी पढ़ना है। तो मुझे ये फर्स्ट प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट लगा, आपको देखना चाहिए। सेकंड प्रश्न की अगर मैं बात करूं आपके बीच में, तो सेकंड प्रश्न देखो कि भारत को मुख्य जलवायु प्रदेशों में विभाजित कीजिए एवं उनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। भारत की जलवायु के बारे में बताना है। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि भारत के अंदर जलवायु कैसी होती है। तो भारत के अंदर जो जलवायु पाई जाती है वो किस प्रकार की जलवायु है। तो आप सबको पता है कि भारत के अंदर मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु। कि भारत की जो जलवायु है ना वो मानसूनी जलवायु है। आप कहोगे सर मानसूनी जलवायु किसे कहते हैं? तो मौसम के अनुसार ऋतुओं का परिवर्तन होता है ना, मौसम के अनुसार ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन, वही क्या कहलाती है? मानसूनी कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ आपको, जैसे कि ये भारत की भौगोलिक स्थिति है, ये भारत है, ये मान लो आपका भारत का दक्षिणी हिस्सा मैंने बताया। ये भारत के अंदर इस जगह पर आप देखोगे कि पूरा का पूरा भारतीय भाग है ना, ये क्षेत्र है ना, ये पूरा का पूरा भारतीय जलीय सीमा बनाता है, ये पूरा का पूरा जलीय सीमा बनाता है। और पूरा का पूरा ऊपर वाला भाग है ना वो स्थलीय सीमा बनाता है। प्रकृति में हमें ऐसे महसूस होता है जैसे भगवान ने हमें भारत को एक अलग ही भौगोलिक स्थिति बनाकर दिया हमारे देश को। तो यहाँ पर देखोगे ना आप जलीय भाग है। अब आप देखोगे कि जलीय भाग की क्या विशेषता होती है कि जल की एक विशेषता होती है कि जल धीरे धीरे तो गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। कि धीरे धीरे तो गर्म होगा, धीरे धीरे क्या होगा? ठंडा होगा। अब जैसे ये मानो कि मैं दिन की बात करूं कि दिन के अंदर अगर स्थिति देखेंगे अपन, तो दिन के अंदर क्या होता है कि दिन के अंदर ये धरातल होता है ना, जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा। तो जलवायु क्या होगी कि इसके अंदर जैसे दिन के अंदर आप देखोगे कि ये भाग क्या हो जाएगा? जल्दी गर्म हो जाएगा। और ये भाग कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा। तो यहाँ पर कैसा रहेगा कि गर्म होगा तो जलवायु का और वायुदाब का विपरीत संबंध होता है। तो जलवायु और वायुदाब अलग अलग पाए जाते हैं, विपरीत संबंध होता है। या अगर तापमान ज़्यादा है तो प्रेशर कैसा होगा? लो प्रेशर होगा। यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। और यहाँ पर कैसा होता है? हाई प्रेशर होता है। तो हवाएं क्या करने लग जाती हैं? जल से स्थल की ओर चलने लग जाती है दिन के अंदर। और रात को उल्टा काम हो जाता है कि यहाँ पर तो बन जाता है हाई प्रेशर, यहाँ पर कैसा बन जाता है? लो प्रेशर। ये जो परिवर्तन होता है ये ऋतुओं के अनुसार भी होता है। ऋतुओं के अनुसार जैसे देखते हो आप, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, जो ऋतुएं होती है ना ऋतुओं के अनुसार भी होती है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि भारत को जलवायु की विशेषताएं क्या क्या पाई जाती हैं। तो 3 ऋतुएं बतानी है, ग्रीष्म ऋतु बतानी है, शीत ऋतु बतानी है, वर्षा ऋतु बतानी है। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। जैसे भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जब मैं कहूँ आपको, हिमालय पर्वत की भौगोलिक स्थिति भारत की जलवायु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। हिंद महासागर की स्थिति भी भारतीय जलवायु को बहुत अधिक प्रभावित करती है। उपोष्ण जेट स्ट्रीम भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। अक्षांशीय जो स्थिति होती है वो भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। तो ऐसे कारण होते हैं, उन कारणों को आपको देखना है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। फिर क्या बताया गया कि भारतीय जलवायु प्रदेशों को बताइए कि भारत के अंदर कौन कौन से जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। तो देखो सबसे अच्छा जो वर्गीकरण किया गया है ना, जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया है, वो अपन जानते हैं कि कोपेन महोदय ने किया है। सबसे अच्छा वर्गीकरण जो पूरे विश्व के अंदर है, सबसे अच्छा वर्गीकरण माना जाता है ना, वो कोपेन साहब का माना जाता है। वैसे थॉर्नवेट साहब ने भी बहुत अच्छा वर्गीकरण किया है, लेकिन उनका वर्गीकरण थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है। कोपेन का वर्गीकरण सबसे अच्छा माना जाता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कोपेन साहब ने भारत की जलवायु को किस प्रकार से विभाजित किया है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे कि कोपेन साहब ने भारत की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया है। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है कि कोपेन ने किस किस प्रकार से भारत की जलवायु को बताया। तो देखो AMW उष्णकटिबंधीय मानसूनी तुल्य जलवायु पाई जाती है इस जगह पर। यहाँ पर देखोगे आप AS यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है। ये कोरोमंडल तट के ऊपर पाया जाता है पूरा का पूरा। यहाँ पर कौन सा मंडल होता है? कोरोमंडल तट होता है। एक पर ये कोरोमंडल तट है। यहाँ पर शीतकाल के अंदर बरसात होती है। यहाँ पर आप देखोगे भारतीय मानसून सबसे पहले प्रवेश यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर बरसात बहुत अच्छी होती है, 250 सेंटीमीटर के लगभग बरसात होती है। लेकिन ये जो क्षेत्र होता है बीच के अंदर, ये क्षेत्र जो देख रहे हो आप, BSHW जो पाया जाता है ना, वो वैसे पाया जाता है, मोस्टली पाया जाता है राजस्थान के पास में। राजस्थान, पंजाब और गुजरात के अंदर इसका भाग पाया जाता है। लेकिन ये यहाँ पर भी पाया जाता है क्योंकि ये वृष्टि छाया प्रदेश है, यहाँ पर वर्षा कम होती है। तो इन्होंने वर्गीकरण में बताया इसे BSHW यहाँ पर पाया जाता है। फिर इसके बाद में देखते हो भारत के अंदर दक्षिण भारत के अंदर जो जलवायु पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय सवानातुल्य जलवायु पाई जाती है, जिसे AW के नाम से उन्होंने प्रदर्शित किया। फिर इसके बाद में देखते हो आप मैदानी क्षेत्र के अंदर CWG नाम दिया उन्होंने, यानी मध्य तापीय गंगा तुल्य जलवायु है ये।
ये पूरा का पूरा अपना जो मैंने अभी नेक्स्ट पहले वाले प्रश्न में आपको बताया था, बैक पर्सन ने बताया कि आपको गंगा सतलज और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ना, उस मैदान के अंदर CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फिर इसके बाद में आप देखते हो कि राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान का वो क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान होता है, तो उस तापमान के अंदर जो जलवायु पाई जाती है वो BWHW के नाम से पाई जाती है। और इसके अलावा सेकंड जो जलवायु पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान के अंदर, तो ये जलवायु है। और पश्चिमी राजस्थान से अरावली पर्वत के बीच में अपन देखते हैं BSW जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर वर्षा होती है 30 डिग्री से लेकर 30 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है। इसके बाद में देखोगे आप कि ये जो जम्मू कश्मीर की स्थिति आती है, हिमाचल प्रदेश की स्थिति आती है, उत्तराखंड वाली स्थिति पाई जाती है, वहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो टुंड्रा तुल्य जलवायु पाई जाती है, जिसे ET के नाम से उन्होंने प्रदर्शित किया। और ऊपर ऊपर देखोगे आप भारत का जो उत्तरी भाग है, उस उत्तरी भाग के अंदर जो जलवायु पाई जाती है वही प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ध्रुवीय जलवायु या पर्वतुल्य जलवायु के नाम से जाना जाता है। इससे जम्मू कश्मीर में ये जलवायु पाई जाती है और हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जलवायु पाई जाती है। और ये पाई जाती है ना मोस्टली वो कहाँ पर पाई जाती है, उत्तराखंड के क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा DFC के नाम से उन्होंने शीतल आर्द्र जाड़े वाली जलवायु का प्रदेश बताया, जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, आपके पूर्वी भारत के अंदर पाई जाती है। और AMW जो आप यहाँ पर देख रहे थे, AMW की जो विशेषता कुछ रखता है ना, वो पूर्वी भारत का ये क्षेत्र भी AMW की विशेषता रखता है। तो इस प्रकार सबसे अच्छा जो वर्गीकरण किया ना भारत के जलवायु प्रदेशों को, वो कोपेन साहब ने किया है। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को आपको पढ़ना है, देखना है एक बार, और ज़्यादा से ज़्यादा भारत के मानचित्र बनाकर आने हैं। जितने मानचित्र बनाओगे ना, नंबर उतने बेटर होते हैं ज्योग्राफी के अंदर, क्योंकि डायग्राम और मानचित्र के ऊपर बहुत अच्छे नंबर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर मैं बात करूँ आपको, तो भारतीय वनों का वर्गीकरण, कि भारत में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, वनों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, वन किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तो भारत में वनों के प्रकार देखने आपको कि उष्ण आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पर पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पर पाए जाते हैं, सदाबहार वन कहाँ पर, शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं, पर्णपाती वन कहाँ पर पाए जाते हैं, मरुस्थलीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो वनों के प्रकार देखने आपको और उनकी विशेषताएं बतानी है कि किसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। भौगोलिक वितरण बताना है कि भारत के अंदर कौन से राज्य के अंदर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, वो विशेषता आपको पढ़नी है। तो वनों का वर्गीकरण आपको देखना है कि वन कौन कौन से पाए जाते हैं, कि भारत के अंदर कौन कौन से वन पाए जाते हैं, उन वनों को एक बार आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपके बीच में, तो अगला प्रश्न आप देखोगे, भारत के प्रमुख मृदा प्रदेशों की रूपरेखा देते हुए दक्षिण की पठार की मृदाओं की उत्पत्ति एवं विशेषताओं का विवेचना कीजिए। कि भारत के अंदर मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है, मिट्टी के प्रकार बताने हैं आपको। तो भारत के अंदर मिट्टी कौन कौन सी होती है, वो मिट्टी के प्रकार बताने हैं कि कौन कौन से क्षेत्र के अंदर किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के प्रकार बताओगे, उनकी विशेषताएं बताओगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे। तो मिट्टी के प्रकार पढ़ने हैं, मृदा के प्रकार पढ़ने हैं, और विशेष जो पूछा है ना, वो दक्षिण के पठार के बारे में पूछा है। अब दक्षिण के पठार के अंदर आप जानते हो कि क्रीटेशियस युग आया था ना, क्रीटेशियस युग के अंदर ज्वालामुखी उद्गार बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ था, कि ज्वालामुखी का उद्गार बहुत अधिक मात्रा में अपन पढ़ते हैं। भूगर्भिक सारणी जो पढ़ते हैं ना अपन, उसमें एक युग है क्रीटेशियस युग, उसके अंदर ज्वालामुखी उद्गार बहुत ज़्यादा हुआ। और ज्वालामुखी उद्गार होने के कारण आप जानते हो कि लावा है ना, लावा बाहर निकला। लावा और मैग्मा में अंतर होता है। जब द्रव्य पदार्थ पृथ्वी के अंदर मौजूद होता है तो मैग्मा कहलाता है, और वो द्रव्य पदार्थ जब उद्गार के रूप में बाहर प्रकट हो जाता है तो वो लावा कहलाता है। तो लावा का निर्माण हुआ, लावा बना, और लावा का विस्तार होने के कारण वहाँ पर जो पूरा का पूरा समतल भूभाग बना, उससे मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ, पठार का निर्माण हुआ। और वो पठार जो बना ना, वो मोस्टली लावा निर्मित मिट्टी थी। और लावा निर्मित जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है। लावा निर्मित मिट्टी कैसी होती है, काली मिट्टी होती है। और काली मिट्टी की एक विशेषता आपको ध्यान है कि काली मिट्टी जो पाई जाती है ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कृषि होती है ना, वो किसकी होती है, कपास की होती है। तो इसे अपन रेगुर मिट्टी भी कहेंगे, काली मिट्टी भी कहेंगे, या कपास निर्मित मिट्टी भी कहेंगे, कि यहाँ पर कपास बहुत अधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है। कपास की अधिकता के कारण, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई थी कि भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि 1947 से पहले है ना, भारत की संयुक्त स्थिति थी। 1947 से पहले कोई दिक्कत नहीं थी, कि 1947 से पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर है ना, पाकिस्तान हमारा एक हिस्सा था। लेकिन 47 के अंदर जैसे वर्गीकरण हुआ ना, तो वर्गीकरण होने में प्रॉब्लम क्या आई कि जो भारत में जो कपास उत्पादित क्षेत्र था ना, वो तो पाकिस्तान में चला गया, और जो औद्योगिक पेटियां थी ना, वो सारी सारी भारत में रह गई। मतलब कहने का ये है कि उद्योग तो भारत के अंदर थे, उद्योग तो भारत में, और कपास निर्मित क्षेत्र कहाँ पर चला गया, पाकिस्तान के अंदर चला गया।
अब उद्योगों के अंदर कच्चा माल ही नहीं आएगा तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा, उत्पादन कहाँ से होगा। तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने बहुत बड़ी आई। तो भारतीय सरकार ने पूरा का पूरा फोकस किसके ऊपर किया कि कपास का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना है, क्योंकि भारत के अंदर रोजगार के क्षेत्र में अगर देखते हैं अपने तो कपास का उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो सूती वस्त्र उद्योग है ना, सूती वस्त्र उद्योग भारत के अंदर बहुत बड़े रोजगार का एक सेक्टर है। तो लोगों को या किसानों को मोटिवेट किया गया, किसानों को समझाया गया, तो यहाँ पर कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लग गया। तो ये कपास निर्मित मिट्टी है। अब इस मिट्टी की उत्पत्ति कैसे होती है, मैंने बता दिया किसके कारण होती है, ज्वालामुखी के लावा के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। और ज्वालामुखी का जो लावा निकला ना वो कौन से युग में निकला, क्रिटेशियस युग के अंदर निकला। कौन सी मिट्टी थी, काली मिट्टी थी। कपास निर्मित मिट्टी है। उत्पत्ति और उसकी विशेषता, अब आप देखना है काली मिट्टी के अंदर क्या क्या विशेषता पाई जाती है, वो आपको पढ़ना है और आपको पढ़कर जाना है, जिससे क्या है कि ये क्वेश्चन है ना मेरी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपके बीच में, तो भारत में लोहा एस्क, पहले देखना है आपको लोहा एस्क। मोस्टली विद्यार्थी तो क्या है कि इसी में लेकर कंफ्यूजन रहते हैं कि लोहा एस्क किसे कहते हैं, लोहा इस्पात किसे कहते हैं। तो इस्पात में एस्क में अंतर होता है। जब कच्चा लोहा होता है ना, जो प्रकृति से हमें खोद कर प्राप्त होता है, उस कच्चे लोहे में कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, उसको प्रगलन भट्टी में गलाकर अशुद्धियों को दूर किया जाता है। और जो लोहा हमारे बीच में निकल कर आता है ना वो कच्चा लोहा होता है। उस जो कच्चा लोहा होता है उस लोहे को क्या कहते हैं, लोहा एस्क कहते हैं। और इसमें जब मैग्नीज की मात्रा मिला दी जाती है, मैग्नीज मिला दिया जाता है तो वो इस्पात कहलाता है। जैसे मैग्नीज मिलाया जाएगा ना तो उसमें कठोरता बढ़ जाती है। कि कठोरता आप देखते हो कि एक तो अपने रेलवे का लोहा देखते हैं, रेलवे की जो पटरियां वगैरह बनी होती हैं बहुत कठोर होती हैं क्योंकि इसमें मैग्नीज की मात्रा बहुत होती है। और एक अपना साधारणतः अपने घर के अंदर जो यूज होता है उस लोहे को देखते हैं तो उसमें मैग्नीज की मात्रा कम होती है। तो वो एस्क होता है ना, वो किस पर डिपेंड करता है, एस्क किस पर डिपेंड करता है, पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर। और इस्पात कौन तैयार करता है, मानव तैयार करता है। साथ साथ मैंने क्या बताया, सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन। अब आपको इससे पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने चर्चा की है आपसे कि कपास का उत्पादन होगा ना वहीं पर सूती वस्त्र उद्योग का विकास ज्यादा होगा। तो उसके उत्पादन और वितरण, यानी कि एक तो ये बताना है अपने को कहाँ कहाँ पर उत्पादन हो रहा है, और वितरण का मतलब वो है फैलाव, उसका फैलाव किस प्रकार से है। पर समीक्षात्मक वर्णन प्रस्तुत कीजिए और उसकी औद्योगिक महत्ता समझाइए। अब आप जानते हो कि जैसे हर एक हिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ते हैं, हिस्ट्री के अंदर अलग अलग युग को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कोई समय में अब ये कहते हैं कि पाषाण युग था, पत्थर का युग था, अधिकांश तो वस्तुएं पत्थर की बनी हुई थी। फिर उसके बाद में कहते हैं कांस्य युग आया, अधिकांश तो वस्तुएं कांस्य की बन गई। फिर कहते हैं ताम्र युग आ गया तो अधिकांश तो वस्तुएं तांबे की बन गई। फिर हम कहते हैं कि आज के युग को अगर मैं कहूँ ना लोहा युग है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है भाई। आज का युग है ना वो लोहा युग ही है। अधिकांश तो हमारी आवश्यकताओं की जो पूर्ति कर रहा है ना वो लोहा कर रहा है। तो लोहा इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उद्योगों की धुरी है ये। अधिकांश तो जो मशीनें वगैरह बनी हुई ना, जितने भी उद्योग चल रहे हैं उन सब में लोहे की आवश्यकता है। तो लोहा इंपॉर्टेंट है, उसकी महत्ता को आपको समझाना है। चाहे लोहे की बात करूं मैं, चाहे सूती वस्त्र उद्योग की करूं। आपको होगा कि सूती वस्त्र उद्योग पर सर आप इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भारत की जलवायु है ना वो एक तरह से ये मानो कि उष्ण जलवायु है। और उष्ण जलवायु में कंफर्टेबल जो हमें कपड़ा महसूस होता है ना वो सूती वस्त्र उद्योग है, सूती कपड़ा है। इसलिए सूती कपड़े की डिमांड पूरे विश्व के अंदर भारत की है, भारत की बहुत ज़्यादा डिमांड है। पहले भी आप देखते हो कि औद्योगिक क्रांति से शुरुआत से पहले अगर हम बात करें तो हमारे जो कुटीर उद्योग थे उन कुटीर उद्योगों के अंदर सबसे ज़्यादा जो कार्य होता था वो सूती वस्त्र उद्योग के ऊपर ही होता था। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। और वो धीरे धीरे जैसे पतन हुआ तो हम नीचे की तरफ गए। उसके लिए हम जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति बहुत ज़्यादा उत्तरदायी थी। अब भारत धीरे धीरे उद्योग की दृष्टि से अपना एक पहचान बनाता जा रहा है। अब सूती वस्त्र उद्योग के बारे में आपको पढ़ना है कि सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहते हैं, पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा पढ़कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं आपके बीच में चर्चा करूं तो गेहूं की खेती खूब अच्छी तरह जाना हो रहा है। गाँव का टाबर हो, गाँव को और गाँव का छोरा ने भी अगर यह गेहूं के बारे में बताया जाए ना तो अटपटोला गए। सिटी वाला तो बताया जाएगा गेहूं क्यों है। तो आप तो प्रैक्टिकली देखते हो उन चीज़ों को कि गेहूं के बारे में, इसको रटो मत, इसको अपने निजी जीवन के ऊपर अनुभव करो कि किस प्रकार से आपने गेहूं की खेती के लिए किस प्रकार से आप कार्य करते हो, कहाँ कहाँ पर किस प्रकार इसको अपने किस समय तो इसकी अपन उड़ाई बुराई करते हैं, कब कटाई करते हैं, ये सब आप जानते हो अच्छी तरह से। आवश्यकता भौगोलिक दशाएं बतानी है। वर्णन करते हुए भारत में गेहूं के उत्पादन को बताइए। अब आपको होगी सर भारत में गेहूं क्यों, तो ध्यान रखना उत्तर भारत की प्रमुख जो खाद्य फसल है ना वो गेहूं है। भारत जब स्वतंत्र हुआ था ना
तो स्वतंत्रता के समय आप जानते हो 1947 के अंदर जैसे भारत स्वतंत्र होता है, तो स्वतंत्र होते सबसे पहले समस्या थी ना हमारे सामने, कोई रोजगार की समस्या कौन ही, सबसे बड़ी समस्या ये अपना सामने उधर पूर्ति करबो कि सबसे बड़ी समस्या थी खाद्यान्न, कि हम इतनी बड़ी जनसंख्या की उधर पूर्ति कैसे करेंगे, खाद्यान्न कैसे उपलब्ध करवाएंगे। और हमारे लिए हम खुद ही इतने आत्मनिर्भर नहीं थे कि हम हमारी पूर्ति कर सकें। इसलिए आप देखते हो कि उत्पादन बढ़ा, गेहूं अपना एक इम्पोर्टेंस स्थान रखता है। दक्षिण भारत के अंदर आप जानते हो चावल प्रमुख खाद्य फसल है, उत्तर भारत के अंदर गेहूं है। हम उत्तर भारत के अंदर निवास करते हैं तो राजस्थान विश्वविद्यालय से उम्मीद रखते हैं कि गेहूं के बारे में पूछे। आपको नेक्स्ट चावल के बारे में पढ़कर जाना है ना। गेहूं तो आप पढ़ोगे, चावल के बारे में पढ़कर जाओगे, तो ये देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपके बीच में, तो भारत में कृषि पर हरित क्रांति के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। अरे पढ़ रहा हो, स्टार्टिंग से पढ़ रहा हो। हरित क्रांति के बारे में आप जानते हो कि हरित क्रांति का सिंपल सा साधारण सा अर्थ है कि खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। आप जानते हो हरित क्रांति की शुरुआत होती है 1966-67 के अंदर होती है, और उस समय होती है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे ना, लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने लाल किले पर खड़ा होकर एक जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जो आज तक इतना पॉपुलर है कि जय जवान जय किसान का नाम लेते हमारे जी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जिसके रोंगटे खड़े नहीं होते ना वो हिंदुस्तानी नहीं है, उसके खून में हिंदुस्तानी खून है ही नहीं। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कहा था कि हमें है ना भूखमरी से छुटकारा पाना है, हमें पहले खाद्यान्न की दृष्टि से अपने आप को आत्मनिर्भर करना है। तो उन्होंने कहा था कि एक दिन के लिए मैं आज से मैं कहता हूं, मैं अनाउंसमेंट करता हूं कि एक दिन का मैं फास्ट रखना स्टार्ट करता हूं। उन्होंने फास्ट रखना स्टार्ट किया क्योंकि मैं अगर एक दिन के लिए भूखा रहूंगा ना तो बहुत सा एक दिन का अनाज बचेगा और वो अनाज है ना किसी भूखे को मिलेगा। तो भारत के अंदर ये परिपाटी चल गई कि जब प्रधानमंत्री एक दिन का फास्ट रख सकता है तो आम नागरिक क्यों नहीं। उससे क्या है कि शरीर भी कंफर्टेबल रहता है। खाद्यान्नों की दृष्टि से हम आत्मनिर्भर बने, किस प्रकार बने, हरित क्रांति के कारण। इसका प्रभाव परीक्षण कीजिए। अब भाई इसको प्रभाव है ना, प्रभाव का बारे में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, यानी सकारात्मक प्रभाव भी है नकारात्मक भी है। आपको हो गई सर नकारात्मक, हाँ नकारात्मक भी है भाई, नेगेटिव प्रभाव भी है और सकारात्मक भी है। सकारात्मक में तो आप जानते हो उत्पादन बढ़ा, इतना उत्पादन बढ़ा कि हम विदेशों को खाद्य सामग्री भेजने लगे, यानी निर्यात करने लग गए। नुकसान क्या हुआ, नकारात्मक क्या हुआ कि नकारात्मक में सबसे बड़ी आप देखोगे कि इसका प्रभाव होना प्रत्येक राज्य के ऊपर नहीं पड़ा। कुछ राज्य आत्म दृष्टि से इतने संपन्न हो गए, जैसे मैं कहूं कि पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर इतना अधिक गेहूं का उत्पादन हुआ, अन्य राज्य उतना नहीं कर पाए। तो प्रादेशिक असमानता फैली। सेकंड मैं कहूं कि इसमें क्या हुआ, रासायनिक खाद वगैरह का ज्यादा प्रयोग किया गया, जिसके कारण भूमि की जो प्राकृतिक उर्वरता थी ना वो धीरे धीरे समाप्त होने लग गई। अब आप देखते हो कि भारतीय सरकार है ना ऑर्गेनिक खेती के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रही है कि ऑर्गेनिक खेती कीजिए, प्राकृतिक उत्पादन को बढ़ाइए। तो इसके ऊपर अभी वर्तमान में चल रहा है, लेकिन आपको पढ़ना किसके बारे में, हरित क्रांति के बारे में पढ़ना है। उसके बारे में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, कोई वीडियो बनाएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी मैं ज़्यादा लंबी क्लास लूंगा तो मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर लेकर आया हूँ, तो मैं कोई ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी आप सोच रहे हो क्या कि ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, इन्हें ज्योग्राफी पढ़ाबो कौन की, इन्हें थोड़ा बहुत है कि ना कि कोई मूवी आओ है तो ट्रेलर देबो है, तो वो ट्रेलर दे रहे हो थोड़ा सा हल्को सो है ना, पढ़ा रहे हो केवल ताना क्वेश्चन बता रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा ही। नेक्स्ट आप देखोगे कि क्या भारत में जनाधिक्य, अरे सबसे बड़ी समस्या है अपना जनसंख्या है, कि भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है, जनसंख्या है। अगर जनसंख्या का कंट्रोल अगर अपन कर लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं ना, तो सारी समस्या को समाधान है। क्या जनसंख्या वृद्धि तथा उपलब्ध संसाधनों के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। ठीक है भाई, पहला प्रश्न तो क्या बना है कि जनाधिक्य, हाँ है, ठीक है, कैसे है वो आपको बताना है। नेक्स्ट कहता है जनसंख्या वृद्धि। अब कई विद्यार्थी तो जनसंख्या वृद्धि को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि संसाधन भूगोल के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था जनसंख्या वृद्धि के बारे में, तो पहले भाई जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा बतानी है। जहाँ लिंगानुपात पूछा था ना, स्त्री पुरुषों का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है, न कि ते लिखवा लाग जाओ 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या है ना वह लिंगानुपात कहलाए। अरे यह भारत में है कि 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या है ना वो भारत के अंदर काउंट की जाती है, ये परिभाषा नहीं है। स्त्री पुरुषों का जो अनुपात होता है ना वो लिंगानुपात कहलाता है। पहले आपको बताना है जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के लिए मैं आपको बताऊं कि दो निश्चित समांतराल लो। जैसे मैं कहूँ कि एक समांतराल है 2001 और एक है 2011, ये दो निश्चित समांतराल है, इसके अंदर हमारी जनगणना होती है। तो मैं कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्रफल ले लेता हूँ, भौगोलिक क्षेत्रफल के अंदर मैं देखता हूँ कि 2001 के अंदर वहाँ पर जनसंख्या थी 5000 थी।
5000 थी 2001 के अंदर, और 2011 के अंदर ये मान लो कि एग्जाम्पल देता हूँ आपको 6000 हो गई, तो 1000 जनसंख्या बढ़ी, तो इसे जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। ठीक है ना, आपको होगी सर जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। लेकिन सेकंड एग्जांपल मैं आपको दूं कि जैसे 2001 के अंदर 5000 जनसंख्या थी और 2011 के अंदर 4500 जनसंख्या हो गई, यानी कि कुछ लोग प्रवास कर गए, मर गए, कुछ भी हो गया भाई, जनसंख्या कम हो गई, तो 500 जनसंख्या है ना वो कम हो गई, तो क्या सर इसे भी जनसंख्या वृद्धि कहेंगे? हाँ, दोनों ही जनसंख्या वृद्धि है भाई। आपको होगी सर कैसे? ये जो जनसंख्या है ना ये धनात्मक वृद्धि है, ये कैसी वृद्धि है? धनात्मक। और ये कैसी है? ऋणात्मक। दो वृद्धि है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक वृद्धि देखो परिभाषा क्या होगी? दो निश्चित समय अंतरालों के बीच में जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है ना, परिवर्तन हो रहा है भाई, जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर 5000 है, यहाँ पर 6000 है, तो जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है ना वो जनसंख्या वृद्धि कहलाती है, न कि बढ़ना ही वृद्धि कहलाती है। तो वृद्धि की पहले तो जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा याद रखनी है आपको कि दो निश्चित समांतराल के बीच में जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है ना वो जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। वो परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तथा उपलब्ध संसाधनों के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। क्या जो उपलब्ध संसाधन है हमारे यहाँ पर, वो उपलब्ध संसाधन इतने हैं क्या कि हमारी जनसंख्या वृद्धि की आराम से पूर्ति कर रहे हैं? तो आप देख रहे हो लगातार कोई वस्तुएं वगैरह महंगी होती जा रही है, क्योंकि संसाधनों का विदोहन हम लगातार करते जा रहे हैं और वो आने वाले पीढ़ियों के लिए हम संकट में डालते जा रहे हैं। तो आपको पढ़ना है इसके बारे में, जनसंख्या के बारे में पढ़ना है, जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ना है, लिंगानुपात के बारे में पढ़ना है, आयु वर्ग के बारे में पढ़ना है। तो जनसंख्या का टॉपिक है, जब 6 क्लास से स्टार्ट हुए थे ना, आप सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट किए थे ना और बीए फाइनल तक आ गए ना, तब तक जनसंख्या लगातार पढ़ रहे हो। तो ये टॉपिक आपके लिए कोई ऐसे नहीं कि कोई अनभिज्ञ टॉपिक है, खूब पढ़े हो और उसी को अपनी शॉर्ट स्वीट अच्छी लैंग्वेज के अंदर लिख कर आना है, पैराग्राफ वगैरह बनाकर। नेक्स्ट प्रश्न की अगर मैं बात करूं आपके बीच में, तो अगला प्रश्न देखोगे आप, भारत के आर्थिक विकास और प्रादेशिक असमानता के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। कि भारत में आर्थिक विकास के आपके विचार क्या है, किस प्रकार से हो रहा है, और प्रादेशिक असमानता। आप कहोगे सर प्रादेशिक असमानता क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आपको कि एक तो है राजस्थान, कि राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, और एक है पंजाब या हरियाणा की बात करूँ, क्या दोनों का विकास समान हो रहा है क्या? अब देखते हो आप पंजाब के अंदर विकास ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो कृषि योग्य भूमि है ना, सिंचाई के साधन है ना, इसके कारण पंजाब के अंदर विकास ज़्यादा हो रहा है। राजस्थान के अंदर हमारे मरुस्थल वगैरह होने के कारण, वर्षा वगैरह का अभाव होने के कारण, जल आपूर्ति नहीं होने के कारण राजस्थान का विकास कम हो रहा है। तो प्रादेशिक असमानता पाई जाती है। इसके लिए आप देखते हो कि पंचवर्षीय योजना जो लागू की जाती थी वो प्रादेशिक असमानता को कम करने के लिए लागू की जाती थी। अब वो प्रादेशिक असमानता किस प्रकार से पाई जाती है, इसके स्वरूप को स्पष्ट करना है आपको इस प्रश्न के अंदर। और नेक्स्ट है और लास्ट प्रश्न की अगर मैं चर्चा करूँ आपके बीच में, तो विश्व व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी की लिखिए कि भारत के अंदर विश्व व्यापार की दृष्टि से भारत की क्या स्थिति है, कि विश्व के अंदर भारत की कितनी वर्तमान में कितना योगदान दे रहा है भारत, तथा स्वतंत्रता के बाद भारत में विश्व व्यापार की प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। कि स्वतंत्रता के बाद क्या भारत के अंदर व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगातार बढ़ोतरी हुई या कमी हुई है, या किस प्रकार हम कौन सी वस्तु का निर्यात कर रहे हैं, कौन सी वस्तुओं का आयात कर रहे हैं, हमारा जो व्यापार चल रहा है वो व्यापार क्या आप देखोगे कि ऋणात्मक है या धनात्मक है, वो किस प्रकार से पाया जाता है, उसके बारे में आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में भारत को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। तो ये मेरी दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चनों को आपको देखना चाहिए क्योंकि अच्छे प्रश्न थे, लगभग आपके प्रश्न होंगे इसी के अंदर, तो आपको पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ इस सेशन को मैं एंड करने से पहले आपसे फिर एक बार निवेदन करूंगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये आपसे मेरा एक हार्टली आप लोगों से मेरा निवेदन है। धन्यवाद।